संसद एक ऐसी जगह जहां देश के सबसे बड़े फैसले होते हैं। पर कभी सोचा है कि इस जगह तक पहुंचने और वहां बने रहने के नियम आखिर हैं क्या? कौन तय करता है कि कौन हमारे लिए कानून बनाएगा और कौन नहीं? तो एक लोकतंत्र ये पक्का कैसे करता है कि जो लोग कानून बना रहे हैं वो इस काम के लिए सही भी हैं या नहीं? क्या कोई रूल बुक है, कोई रेफरी है जो इन सब पर नजर रखता हो? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम खोजने वाले हैं। इसको ना एक बहुत ही हाई स्टेक्स गेम की तरह समझिए। और इस गेम की जो रूल बुक है वो है हमारा संविधान। यही रूल बुक है जो बताती है कि इस गेम में कौन हिस्सा ले सकता है, कैसे खेल सकता है और सबसे जरूरी, नियम तोड़ने पर क्या होगा। और ये नियम कोई हवा में नहीं बने हैं, ये सब कुछ साफ साफ हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो संसद जैसी महत्वपूर्ण संस्था की गरिमा और उसके कामकाज को बनाए रखने के लिए ही तो तैयार किया गया है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस गेम में एंट्री के लिए, यानी एक सांसद बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या-क्या चाहिए होती हैं। देखिए, कुछ शर्तें तो बिल्कुल बुनियादी हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी, भारत का नागरिक होना। इसके बिना तो कोई बात ही शुरू नहीं हो सकती। फिर चुनाव आयोग के सामने एक शपथ लेनी होती है। और हाँ, उम्र की भी एक सीमा है जो दोनों सदनों के लिए अलग अलग है। और यहीं पर ना चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल, इसके लिए न्यूनतम उम्र है 25 साल। लेकिन राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, उसके लिए ये 30 साल है। मतलब साफ है, एक सदन में युवा जोश को जगह दी गई है तो दूसरे में अनुभव को ज्यादा तरजीह। तो एंट्री की बात तो हो गई। अब बात करते हैं रेड कार्ड की। मतलब वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से किसी सांसद को मैदान से यानी कि सदन से बाहर किया जा सकता है। अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन का सीधा साधा मतलब है कि किसी सांसद को कानूनी तौर पर उस पद के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया है। और ऐसा तब होता है जब वो संविधान की रूल बुक का कोई बड़ा नियम तोड़ देते हैं। और इस रूल बुक का आर्टिकल 102 ही वो चैप्टर है जो इन रेड कार्ड वाली सिचुएशंस के बारे में डिटेल में बताता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है। सबसे पहला है लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब यह है कि कोई सांसद सरकार के अधीन कोई और ऐसी नौकरी नहीं कर सकता जहां से उसे वेतन या फायदा मिले। ऐसा हितों के टकराव को रोकने के लिए है। इसके अलावा अगर कोई अदालत किसी को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दे या कोई दिवालिया हो जाए, मतलब अपने कर्जे न चुका पाए, तो भी सदस्यता जा सकती है। और कुछ नियम तो बिल्कुल सीधे हैं। अगर कोई भारत का नागरिक न रहे या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो सदस्यता खत्म। ये तो एकदम साफ है। और हाँ, संसद के पास ये पावर भी है कि वो वक्त के साथ कानून बनाकर अयोग्यता के कुछ नए आधार भी जोड़ सकती है। अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा और विवादों में रहता है, दल बदल विरोधी कानून। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची या कहिए 10th शेड्यूल में जोड़ा गया था। और इसका मकसद था राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, जो अक्सर विधायकों के एक पार्टी के टिकट पर जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाने से पैदा होती थी। तो ये कानून लागू कब होता है? इसके दो मेन ट्रिगर हैं। पहला, जब कोई सदस्य अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे। और दूसरा, जब वो पार्टी के व्हिप यानी पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाकर सदन में वोट करे या वोटिंग से ही दूर रहे। ये पार्टी अनुशासन बनाए रखने का एक बहुत सख्त तरीका है। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि इस पूरे गेम में रेफरी कौन है? कौन है वो अथॉरिटी जो ये फाइनल फैसला लेती है कि कोई खिलाड़ी आउट है या नहीं? और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फाउल कौन सा हुआ है। अलग अलग मामलों में रेफरी भी अलग अलग है। इस स्लाइड पर यह फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। अगर मामला आर्टिकल 102 से जुड़ा है, जैसे लाभ का पद, तो फैसला भारत के राष्ट्रपति लेते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की सलाह पर। वहीं अगर मामला दल बदल का है तो अंतिम फैसला सदन के बॉस यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन का होता है। और यहां सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है कि ये सारे फैसले तय नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर होते हैं, किसी की मर्जी या पसंद नापसंद से नहीं। ये सिस्टम को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की एक कोशिश है ताकि सबके लिए खेल के नियम एक जैसे रहें। तो कुल मिलाकर ये सारे नियम हमारी संसदीय व्यवस्था के लिए एक तरह से गार्ड रेल्स की तरह हैं। ये वो सीमाएं हैं जो लोकतंत्र की गाड़ी को पटरी पर बनाए रखती हैं और विधायिका की अखंडता और स्थिरता की रक्षा करती हैं। पर जाते जाते एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है।
आज की तेज रफ्तार और लगातार बदलती राजनीति में क्या ये नियम काफी हैं? क्या ये नियम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।